हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। और आज मैं बात कर रहा हूं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ उनकी एग्जाम तैयारी पर। फ्रेंड्स, आपकी पेपर की जो सेटिंग होती है उसमें 40% मार्क्स इजी लेवल के होते हैं, 40% मार्क्स एवरेज लेवल के होते हैं और बाकी के 20% मार्क्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स पर बेस्ड होते हैं। और उन प्रश्नों में ये चेक किया जाता है कि आपने अपने नॉलेज को कितने स्किल्ड तरीके से अप्लाई किया है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं और अधिकांश स्टूडेंट्स उन प्रश्नों को हल करने में कतराते हैं या उनको समझ नहीं पाते हैं, जबकि वो प्रश्न बड़े आसान होते हैं और आपको अपने नॉलेज को इंटीग्रेट करने के बाद उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो आइए आज मैं आपको इन्हें ऐसे प्रश्नों का हल करना बताऊंगा जिनको आप छोड़ देते हैं परीक्षा में और जिसके कारण आपका परसेंटेज डाउन होता है। तो मेरा विश्वास है कि यदि आप इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे तो आपकी 100% मार्क्स श्योर हैं। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। इसी तरह का पहला प्रश्न है आपके बहुपद वाले पार्ट से कि यदि बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान बताइए। तो स्टूडेंट्स, बहुपद है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो हमें इसके गुणांक निकालने हैं। तो गुणांक निकालने के लिए हम तुलना करेंगे इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a बराबर है 1 और x का गुणांक b बराबर है -8 और c बराबर है k। ठीक है, और अब आप इसके शून्यक लिखेंगे। तो अगर माना इसके शून्यक जीरोज अगर इसके हैं अल्फा तथा बीटा, तो आप शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानते हैं। क्या संबंध होता है कि अगर शून्यकों को जोड़ कर दें यानी अल्फा प्लस बीटा कर दें तो ये होता है -b/a। और इस कंडीशन में देखेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b की जगह है, देखो b की जगह है -8 तो -b की जगह हो जाएगा +8 और a की जगह है 1 तो 8/1, यानी कि हमारे पास पहला रिलेशन आ गया, शून्यकों का योग बराबर है 8। और दूसरा नियम होता है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c की जगह है k और a की जगह है 1 तो k = 1। तो इसी k की वैल्यू निकालनी है हमें, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर अप्लाई करनी होती है आपको अपनी स्किल्स जो आपने पढ़ी है क्लास 9th में पॉलिनोमियल वाले पार्ट में ही, और वो है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है इक्वेशन 1। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर 64। यहां पर समझ गए होंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ये हो गया 64। अब अगर आप देखें तो आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप पहले लिख सकते थे कि माना शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40। ये आपको प्रश्न में दिया है, ये आपने पहले लिख दिया। तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप 40, तो आप लिखेंगे 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। और अब 2 इंटू अल्फा बीटा निकालना है तो 40 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर 64 माइनस 40 और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 64 में से 40 घटाएंगे तो 24 बचेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 12। और इसी को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है के और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 12, तो आप लिखेंगे के इज इक्वल टू 12 और दैट इज द आंसर। तो ये कोई खास प्रश्न नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप समझ नहीं पाते हैं कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है और यही स्किल आपकी यहाँ पर परखी गई है। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल से एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले जो प्रश्न किया था हमने वो प्रश्न स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है और इसी साल सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बहुपद दे रखा है 3x⁴ 3 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो आप यहां से देखेंगे कि चूंकि ये 4 घातीय बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे और इन 4 शून्यकों में से आपको 2 शून्यक दे रखे हैं, एक
स्क्वायर रूट 5/3 और माइनस स्क्वायर रूट 5/3 दो शून्य दे रखे और आपको दो और शून्य ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसके चार शून्य गए अल्फा बीटा और गामा थीटा अगर कुछ है तो आपके पास दे रखा है यहाँ पहले बहुपद लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। क्वेश्चन को आपको बड़ी केयरफुली उतारना चाहिए, प्लस माइनस का भी अंतर हो गया तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपके पास दे रखे हैं शून्य अल्फा इज इक्वल टू है रूट 5/3 और बीटा इज इक्वल टू है माइनस रूट 5/3। तो आप यहां जानते हैं शून्य का मतलब है कि x की वैल्यू रूट 5/3 रखेंगे या x की वैल्यू माइनस रूट 5/3 रखेंगे पूरे पद में, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसके शून्य गए तो हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड होंगे। तो इस केस में x माइनस रूट 5/3 एक शून्य है और दूसरा है x माइनस बीटा लिखा था लेकिन ये माइनस पहले से ही है तो यहां हो जाएगा प्लस रूट 5/3। ये दोनों इस बहुपद px के शून्य हैं। ठीक है, और इनको गुणा करेंगे तो वो भी x के गुणनखंड होंगे। तो अगर हम इनको गुणा करेंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी है तो इसको गुणा करने पर आ जाएगा a² और माइनस b², तो b² आएगा 5/3। स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट -3 और हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो x² माइनस 5/3 यानी इन दोनों गुणनखंडों का भी जो गुणनफल है x² माइनस 5/3 इस बहुपद का एक फैक्टर है। और अगर बहुपद का फैक्टर है तो इससे अगर हम इस बहुपद में भाग देंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा और ये द्विघात बहुपद है तो इसका एक फैक्टर द्विघात बहुपद है। तो चार घात वाले पद को दो घात वाले पद से भाग करेंगे तो फिर से एक द्विघात बहुपद आएगा। ये भी आपकी स्किल्स है, ये आपको समझनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग px या fx जो बहुपद है fx डिवाइडिंग fx बाई x² माइनस 5/3 we will get another factor of fx। तो अब आप डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने x² से भाग करना है और x² को बनाना है हमने 3x⁴। तो एक तो x² को आप 3 से गुणा करेंगे और एक x² को x⁴ से गुणा करेंगे 4 घात पाने के लिए। तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 3x² से। अब 3x² से अगर आप x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3x⁴ और 3x² को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली पता जाएगी माइनस क्या आएगी, 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x², तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 5x²। तो यहां हो जाएगा ये माइनस, लेकिन x² वाले के नीचे लिखना है तो यहां हो जाएगा माइनस 5x²। समान पदों को यानी समान घात वाले पदों को एक साथ लिखना है और जब आप भाग देते हैं तो पदों को घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और ये जाएगा प्लस। तो ये पहला वाला तो घट कम हो गया। अब जो बचे हुए उसको आप यहाँ लिख दो। यहाँ बचा था 6x³ और ये प्लस का 5x² है, माइनस का 2x², तो बचेगा प्लस का 3x² और माइनस 10x और माइनस 5। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब x² को बनाना है हमें 6x³। तो x² को पहले तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² को ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 6x³ 6x को x² से मल्टीप्लाई किया 6x³ और 6x को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x × 5/3 तो 2 टाइम्स कर जाएगा तो 2x × 5 तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आएंगे तो ये जाएगा माइनस 10 और x, तो ये आ जाएगा माइनस 10 और x। ठीक है, अब घटाएंगे तो फिर साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो फिर से पहला पद कट गया। भाग देने की कंडीशन ही यही है कि आपको पहला पद काटना है। अब जो बचा है उसको उतार लो 3x² और यहाँ देखिए ये माइनस 10x था, ये प्लस 10x हो गया, ये भी कट गया और यहाँ बचेगा माइनस 5। अब x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, लेकिन x² का गुणांक है 3 और यहाँ x² गुणांक 1 है तो इसका मतलब है 3 से गुणा करना है इसको तो जाएगा प्लस 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3x² और 3 को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस 5 और आप घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो पूरा भाग चले गया और भाग देकर जो गुणनखंड आया वो है 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ भाग देने पर आ गया px =
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आपने डिवाइड किया तो आपको मिल गया 3x² प्लस 6x और प्लस 3। तो ये बाहर की प्रोसेस आपको आनी चाहिए। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसके तो दो शून्य का आपने जब रैखिक बहुपद में बनाया है इसको तो दो शून्य के निकल गए। अब इस पद को रैखिक बहुपद बनाना है तो अब इसको आप गुणनखंड करेंगे इसका तो आपको दो रैखिक बहुपद मिल जाएंगे और उस रैखिक बहुपद से ही मिलेंगे आपको बहुपद के अन्य दो शून्य। तो x² माइनस 5/3 के तो आपने लिख लिए थे, एक कोष्टक में x प्लस रूट 5/3 और दूसरे कोष्टक में x माइनस रूट 5/3। ठीक है, और अब इसके गुणनखंड करेंगे तो स्प्लिट द मिडिल टर्म होगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म का मतलब देखो यहाँ 3 है x² गुणांक और यहाँ अचर पद 3 है, 3 9। तो इस 6 के टुकड़े करने हैं कि उनको भी गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आए तो फिर से 3 और 3 मिल जाएंगे। 3 और 3 को जोड़ के 6 और 3 3 9। तो हम इसके दो टुकड़े इस तरह से लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3। तो अब आप लिखेंगे px इज इक्वल टू x प्लस रूट 5/3 x माइनस रूट 5/3 और जो दो गुणनखंड और आएंगे इनमें हो जाएगा 3x कॉमन आया, 3x यहां से 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे वाले में फिर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो प्लस 3 और ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 1। तो अब px की वैल्यू हो जाएगी, ये दो गुणनखंड तो पहले से आ रहे हैं x प्लस रूट 5/3 और x माइनस रूट 5/3 और यहां से हमारे पास दो गुणनखंड और आ गए, एक हो गया x प्लस 1 और एक हो गया 3x प्लस 3। तो ये चारों हो गए रैखिक गुणनखंड। अब आप यहां से शून्य निकालें तो पहले गुणनखंड से x की वैल्यू माइनस रूट 5/3, दूसरे से x की वैल्यू प्लस रूट 5/3, ये दोनों आपको पहले से दे रखे हैं। और अब आगे देखेंगे तीसरे से अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, और दूसरा है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा अगर आप 3x को लेंगे तो -3 या 3 को कॉमन ले लेंगे तो फिर से हो जाएगा ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो दो शून्य का आपको दे रखे थे चार घात वाले बहुपद के और दो शून्य का आपने निकाल लिया x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हो गया हल। और स्टूडेंट्स आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 3.2 का 7वां प्रश्न। और ये प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म से। प्रश्न लिखा हुआ है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एक समीकरण है और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दूसरी समीकरण है। तो आपको इस समीकरण युग्म का आलेख बनाना है और फिर ये बताना है कि ये जो रेखाएं आपने ड्रॉ की हैं ग्राफ पर उन रेखाओं ने एक्स एक्स के साथ जो त्रिभुज बनाया है उस त्रिभुज के निर्देशांक क्या हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल प्रश्न है, रैखिक समीकरणों को हल करना आपको आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल काम है आपका एक तो समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना है और दूसरा ग्राफ बनाना है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है और त्रिभुज के शीर्षों के निशान निकलने हैं वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने दोनों यूनिट्स को यहाँ पर लिंक करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समीकरण युग्म का हल करते हैं। तो समीकरण एक है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप y को x के पदों में लिखेंगे तो आप लिखते हैं यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 1। y को अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, y की साइन प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। आप यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं इस के लिए और ये मौखिक है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। और कम से कम आपको जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो समीकरण युग्म के 3 हल कम से कम आप लिखेंगे x और y। देखो अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 2, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू जाएगी 3 और अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू जाएगी 4। तो पहले समीकरण का हल हो गया। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर भी हमने y को x के पदों में लिखना है तो हम इसको लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x या y इज इक्वल टू जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप x की वैल्यू रखते जाएंगे
तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। देखो अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो 12 में से आप 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 घटा के आएगा 9, और 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको दशमलव में संख्या मिलेगी। तो इसलिए हम x के ऐसे मान रखेंगे कि जिससे कि y का वैल्यू पूर्णांक आ जाए। तो x के ऐसे मान रखने के लिए हमें x के मान रखने पड़ेंगे इवन नंबर्स में। देखो जैसे अगर आप 2 रखते हो तो 3 दूनी 6, 12 में से घटा के 6, तो y की वैल्यू एक पूर्णांक आ जाएगी। तो हमें y की वैल्यू एक करके रखते हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल हो जाएगा 12 ऋण 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जाएगी 12/2 या y इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप अब x इक्वल टू 1 नहीं रखना, क्योंकि 1 रखेंगे तो दशमलव में आएगी संख्या, y का मान दशमलव में आएगा, तो इसलिए y की x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू जाएगी देखो 12 माइनस 3 का दुगुना 6, तो 12 में 6 घटाया जाएगा 6/2 यानी y इक्वल टू जाएगा 3। और इस प्रकार से अगर आप x की वैल्यू रखते हैं 4 तो 3 चौको 12 और 12 में से 12 घटा करके 0, तो y की वैल्यू जाएगी 0। तो इस प्रकार से इस समीकरण के लिए जो टेबल हमारे पास आ रही है वो टेबल हो जाएगी x और y। देखो x की वैल्यू जब थी 0 तो y की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू रखी आपने 2 तो y की वैल्यू आई 3, और x की वैल्यू रखी 4 तो y की वैल्यू आई 0। तो इस प्रकार से अब ये दो फलन हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनसे ग्राफ बनाना है तो उसको हम यहाँ बनाते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स ये है कार्तीय तल, और इस तल पर हमने इन बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करना है। तो देखिए ये मूल बिंदु है 0 0, एक्स एक्स पर आप बराबर दूरी पर डिस्टेंसेस लेंगे तो 1 2 3 4 5, आप वहां तक लिखेंगे जहां तक आपको जरूरत है। देखेंगे तो आप x की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर 0 2 4, तो x की वैल्यू हमें 4 तक चाहिए, तो इसलिए इतना ले लेंगे। यहाँ -1 -2 सिंबॉलिकली लिख लेंगे हम। और y एक्स पर हमको अधिकतम वैल्यू क्या चाहिए, 2 3 4 6 3 0, तो y एक्स पर हमें अधिकतम वैल्यू 6 चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसी प्रकार से नीचे की तरफ सिंबॉलिकली लिख देंगे -1 -2। ठीक है, अब आपको बिंदु ज्ञात करने हैं पहले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण के लिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 है तो इस लाइन पर हम आगे जाएंगे तो ये y इक्वल टू 2 हो गया, ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, तो ये इस तरह से बिंदु आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, अब ये यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर इन तीनों को मिलाएंगे तो ये तीनों एक ही रेखा पर आने चाहिए, और इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हो गया इस पहली रेखा का, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये है x - y + 1 = 0 रेखा है। और आप देखिए पीछे मिला करते हैं, एक पर भी मिल रही है, ऋण एक पर भी मिल रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप दूसरी रेखा का ग्राफ बना देंगे। तो दूसरी रेखा के लिए पॉइंट देखेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 यानी ये बिंदु होगा, x 0 है y को 6 है तो ये बिंदु y x पर होगा, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा 6 पर। ठीक है, फिर इसी प्रकार x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 यानी फिर से इसी बिंदु पर आ जाएगा। ठीक, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 यानी कि अब ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये x अक्ष पर आएगा। तो यहां से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिंदुओं को भी सीख रहे हैं कि अगर बिंदु का संख्या 0 6 है तो वो y अक्ष पर होगा, और बिंदु का संख्या 4 0 है तो वो x अक्ष पर होगा। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हमने खींच दी, और यहाँ पर लिख देंगे रेखा थी 3x + 2y - 12 = 0। दोनों रेखाओं का आलेख आपने खींच दिया। अब अगर आपको प्रश्न ये पूछा होता है कि ग्राफ के द्वारा इसका समीकरण का हल ज्ञात करो, तो आप देख लेते दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर स्पर्शित कर रही हैं वही समीकरण का हल है। यानी आप लिख सकते थे कि अगर इसका हल पूछा गया होता तो आप लिखते x = है 2 और y = है 3। तो अगर इसी प्रश्न को कहा गया था कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो आप इसका हल यहाँ पर लिख देते, क्योंकि दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन आपको बताना है कि इस जो रेखाएं आपने खींची हैं इसने x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाया है, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कौन सा त्रिभुज बनाया है x के साथ। त्रिभुज अगर इस बिंदु का नाम आपने रख दिया A, इस बिंदु का नाम रख दिया B और इस बिंदु का नाम रख दिया C, तो जो त्रिभुज ABC बना है x अक्ष के साथ, जिसमें शीर्ष है A उसके सामने तो वही है जिसमें दोनों रेखाएं स्पर्शित कर रही है, यानी 2 3 B बिंदु हो जाएगा ये, यानी ये x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर ही पूछा था तो x अक्ष निशान था, पहला वाला बिंदु है -1 और दूसरा वाला 0, और C वाला बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर ही है, तो पहला वाला 4 और दूसरा वाला 0। तो यही हमारे सवाल का हल हो गया।
और इस प्रकार से आप करते हैं तो ये हॉर्स प्रश्न है और आपको पूरे 3 नंबर देगा। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। आप जल्दी से रैखिक समीकरणों का ही एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर दे रखा है 3 इंटू कोण बी और फिर यही दे रखा है बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी और आपको तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी सीबीएसई में कई बार पूछा गया है और उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मान लेते हैं आप इन दोनों कोणों को यानी कोण ए और कोण बी को, क्योंकि आपको 2 चरों वाले की समीकरण बनानी है तो तीसरे को उसी के पदों में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे माना कोण ए बराबर है x और कोण बी बराबर है y। दिया गया है कोण सी बराबर है 3 इंटू कोण बी, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, तो आपको तीनों कोण मिल गए, कोण ए x, कोण बी y और कोण सी 3y। तो जो पहली टर्म दे रखी थी आपको उससे आपने एक इक्वेशन ये बना ली और दूसरी चीज आपको ये दे रखी है कि 3b बराबर 2 इंटू ए प्लस बी। तो आप लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो अब आप मान रखेंगे तो 3b का मतलब हो गया 3y इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी का मतलब हो गया x प्लस वाई। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y और 2y को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 3y माइनस 2y हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y इज इक्वल टू 2x। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो y और x में एक संबंध मिल गया, ये समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 के लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री और यहाँ पर a की वैल्यू है x प्लस y की b की वैल्यू है y और प्लस c की वैल्यू है 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस 3y यानी 4y। तो हम लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। तो अब आप लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर या x की जगह आप लिख देंगे y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह 2x है तो ये जाएगा 4y की जगह हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री या 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल गई, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 18 20 डिग्री। पहला कोण मिल गया आपको x की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो समीकरण 1 में y का मान, तो इसलिए समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x या यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, और फिर आपके पास कोण c बराबर 3y दे रखा है तो यहां पर इसलिए लिख देंगे और अगेन 3y कोण c बराबर 3y तो बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपके त्रिभुज के तीनों कोण मिल गए, एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री और दैट इज द आंसर। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं कुछ प्रश्न समांतर श्रेणी की। तो हॉट सीरीज का 5वां प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और समीकरण देखिए 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू x इज इक्वल टू 1326। तो स्टूडेंट्स इस तरह के प्रश्नों को अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से है। तो अगर समीकरण लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि समीकरण वाले पार्ट से है या द्विघात समीकरण से है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका पहला पद है 1, दूसरा पद है 5, तीसरा पद है 9। तो इस प्रकार से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो है 4 और इस प्रकार से इस सीरीज का जो आखिरी पद है वो है x, ये अननोन है और इन सारे पदों का टोटल दे रखा है 1326। तो समीकरण को हल करने का मतलब है कि हमें इस x जो अननोन है इसका मान हमें ज्ञात कर। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है और आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP यानी a इज इक्वल टू है 1 एंड कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू है 5 से 1 घटा देंगे तो 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4 तो CD इज इक्वल टू हो गया 4। और सपोज इसमें अगर n टर्म है तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेट्स देयर आर n टर्म्स इन AP तो वी हैव an इज इक्वल टू x। तो अब अप्लाई करेंगे n में पद का सूत्र, तो हम लिखते हैं an इज इक्वल टू होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। यहां पर देखेंगे ए एन की जगह है x इज इक्वल टू ए की जगह है 1 प्लस n माइनस वन, एन आपको पता नहीं तो यहाँ पर n माइनस वन ही लिखना पड़ेगा, n माइनस वन इंटू और डी की जगह है 4, तो इसको हम खोलेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4n माइनस 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4n माइनस 3। ये हो गई इक्वेशन 1 जो आपने निकाल लिए nth टर्म वाले फॉर्मूले से। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि सारे n पदों का योग दे रखा है 1326, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n पदों का योग Sn इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपको पहला पद और लास्ट पद दिया गया हो तो आप इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। तो इस सवाल में हमारे पास हो जाएगा Sn दे रखा है 1326 बराबर n आपको पता करना है, यानी n/2 को जोड़ के उतार लेंगे और a प्लस l का मतलब है 1 प्लस x। ठीक, और अब यहाँ पर x की जगह 4n माइनस 3 रख करके आप सवाल को आगे हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1326 बराबर n/2 और ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस x की जगह 4n माइनस 3, और अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1326 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस 4n माइनस 3 था, तो माइनस 3 और प्लस 1 मिलाकर के हो जाएगा -2, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 4n माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हम फिर लिख सकते हैं n/2, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2n माइनस 1 और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो फाइनल हमारे पास आया 1326 बराबर n इंटू 2n माइनस 1, और इसको खोलेंगे ब्रैकेट में तो जाएगा 1326 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसको मानक रूप में हम लिखेंगे तो लिख देंगे 2n स्क्वायर माइनस n, और 1326 को भी आ जाएगा तो माइनस 1326 बराबर 0। और स्टूडेंट्स इस प्रश्न को इसीलिए हॉट्स कहा गया है क्योंकि अब आप समांतर श्रेणी से चले गए हैं द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करना है तो n के 2 मान आएंगे, तो देखिए कौन कौन से मान होंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है, तो द्विघात समीकरण के लिए हम बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे। तो बीच वाले पद के टुकड़े क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पर है n स्क्वायर गुणांक 2 और अचर पद है 1326, तो इन दोनों का दुगुना होता है 2652। ठीक है, और जो बीच वाला पद है n, इसका गुणांक है 1, तो 2652 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 2652 आए। तो 2652 के उन 2 फैक्टर्स को पता करने के लिए हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टर। तो आप देखेंगे यहां पर, तो पहले हम 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा वही, फिर 1326 आ जाएगा, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 600 और 63, तो 2 663। अब ये सिर्फ 2 का भाग नहीं जाएगा बल्कि 3 का जाएगा, 6 से 12 और 3 15, तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 का 3। अब स्टूडेंट्स ये संख्या आ गई 221, तो आपको इतना स्किल्ड होना है कि 221 को आप पता कर लें कि इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उनमें से एक है 13 और एक है 17। देखो आप 13 से बात करेंगे, 13 कम 13 9 से जगह 91 हो जाएगा और 13 से 91। तो इस प्रकार से 2652 के जो फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17। और इन प्राइम फैक्टर्स को हमने इस तरह से लिखना है कि ऐसे 2 गुणनखंड आ जाए जिनका अंतर 1 है। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों गुणा है 4 और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौको 52, इसका एक गुणनखंड हो गया, और 17 और 3 का 17 3 51। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2652 की जगह, यानी इस n की जगह लिख सकते हैं 52 में 51 घटा करके, यानी कि ऋण का 52 और धन का 51 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जाएगा 2n स्क्वायर और n की जगह माइनस 52n और प्लस 51n और माइनस 1326 बराबर 0। तो ये स्टूडेंट्स ये सवाल यहाँ पर द्विघात समीकरण का आ गया। और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो द्विघात समीकरण की 2 वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं और इनका आई बटन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। आप उन वीडियोस को इत्मीनान से देख करके इस सारी प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं
अब यहाँ पर दो पद हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन आ रहा है 2n और ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 26 और यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस 51 और ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। और अब n माइनस 26 एक फैक्टर और 2n प्लस 51 दूसरा फैक्टर आ गया, इन दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है। यदि n माइनस 26 बराबर 0 तो यहां से हमारे पास मिल गया n इज इक्वल टू 26 और दूसरा फैक्टर है 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0 तो यहां से हम लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 2। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि n हमने क्या लिया है, n हमने लिया है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर एक ही आंसर सही है हमारा, वो है 26। तो आप यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू हो गया 26। एक चीज हमें यहां मिल गई, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो समीकरण 1 में n की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो गया 4n माइनस 3 था, तो 4 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 26 माइनस 3 तो x बराबर हो गया 26 को 4 से गुणा करके आता है 104 और उसमें से 3 घटा देंगे तो आपके पास फाइनल उत्तर आ जाएगा 101, यानी जो अननोन टर्म थी x उसकी वैल्यू आ गई 101। और आप कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल 26 पद है, 26वां पद है 101 और इन सारे 26 पदों का टोटल है 1326। दैट्स इट। समांतर श्रेणी का ही एक और प्रश्न है जो इस वीडियो का 6वां प्रश्न है और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स समझ लेंगे आप प्रश्न को। और इसी तरह का प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें से थोड़ा अंक चेंज करके भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस आपको समझनी जरूरी है और आप वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं 7वां और 8वां प्रश्न लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के सर्व समीकरणों से, तो आप देखते रहें। प्रश्न यहाँ पर है, एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना इसके nवें पद के n गुने के बराबर है, तो आपको दर्शाना है कि इसका m प्लस nवां पद शून्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करना है आपको। आप सबसे पहले इसके लिखेंगे कि लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के पहला पद ले लिया a एंड कॉमन डिफरेंस ले लिया d, तो क्या हो जाएगा इसका mवां पद लेना है आपने, तो mवां पद nth टर्म यानी a m बराबर क्या हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और आपसे क्या कहा गया है, ये पहले mवां पद आपने ले लिया, इसी प्रकार से nवां पद यानी टर्म a n इज इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि जो mवां पद है उसको m से मल्टीप्लाई करना है और जो nवां पद है उसको n से मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको a प्लस m माइनस 1 डी को हम स्पेशल लिख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस m माइनस 1 डी था तो d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो md माइनस डी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया a प्लस एम डी माइनस डी को m से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बराबर है किसके, अगर आप nवें पद को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, nवां पद क्या है a प्लस एम डी माइनस डी। यहाँ पर आप देख लेंगे इसको ब्रैकेट में खोल दिया है। अब इसको और खोलेंगे इसको, यानी m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिखेंगे और a इंटू एम प्लस एम स्क्वायर इंटू डी माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस एन स्क्वायर इंटू डी और माइनस एन इंटू डी। और अब इन टर्म्स बराबर के जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको भी राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि ए एम माइनस ए एम, ये वाला माइनस जाएगा, फिर प्लस एम स्क्वायर डी और माइनस एन स्क्वायर डी, और यहाँ देखेंगे ये है माइनस एम डी और ये एन डी यहाँ तक हो जाएगा प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब आगे देखेंगे यहाँ, तो यहाँ देखेंगे a कॉमन है तो आप a कॉमन लेंगे तो जाएगा m माइनस एन और प्लस यहाँ पर d कॉमन है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से देखो m और n लेना है तो आप माइनस n को यहाँ कॉमन ले लेंगे। अगर आप माइनस d को अगर आप यहाँ माइनस d को कॉमन लेते हैं तो ये m प्लस का हो जाएगा m और ये n माइनस का हो जाएगा m माइनस एन इक्वल टू 0। लेकिन आप इस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको a m माइनस n और प्लस d ब्रैकेट में m माइनस n और फिर दूसरा n प्लस n
और माइनस फिर से डी एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3 पद हैं, प्रत्येक पद में एन माइनस एन कॉमन है, तो आपने एन माइनस एन को कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट में बचा उसको यहाँ लिख दिया। यहाँ से बचा ए और यहाँ से बचा डी इंटू एम प्लस एन और यहाँ से बचा सिर्फ माइनस डी। और इसको अगर फिर से खोलेंगे तो ये हो गया एम माइनस एन कॉमन है, ठीक है, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी एम प्लस डी एन और माइनस डी। तो इस माइनस डी को भी अगर हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे तो हम लिख देंगे इसको ब्रैकेट में ए प्लस डी आपने कॉमन ले लिया तो जाएगा एम प्लस एन, और चूंकि ये माइनस डी था इसको बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे तो एम माइनस एन के साथ जो ये फैक्टर है इन दोनों को गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो या तो इस फैक्टर की वैल्यू 0 होगी या इस फैक्टर की वैल्यू 0 होगी। तो m माइनस वन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर m माइनस वन बराबर m माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि m और n दो अलग अलग पद दे रखे, ठीक है, तो ये दोनों एक ही पद नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि m प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है, ये अब आगे काम आने वाली है आपके m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अब आपको निकालना है इस श्रेणी का n प्लस एनवा पद। तो श्रेणी का n प्लस एनवा पद क्या होगा, यानी a m प्लस एन बराबर क्या होगा, फर्स्ट पद और प्लस जैसे n पद n माइनस वन होता है तो m प्लस एन की बात करेंगे तो ये जाएगा m प्लस एन और -1 और डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाई d। तो m प्लस एन पद ये होगा। लेकिन इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया ये, या आप लिखते इसको बराबर a और m प्लस एन माइनस वन डी, m प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू है -1, तो यहाँ लिख देंगे आप -a, इसकी वैल्यू -a है तो आप लिख देंगे a m प्लस वन इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारा प्रूव। तो सीरीज का m प्लस एन पद होगा 0। इसको हम किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपके पास कोई सीरीज है और आपसे कहा गया है कि उसका 5वां पद को 5 गुना और 8वें पद का 8 गुना बराबर है। तो सपोज सीरीज से 5 और इंटू a5, सीरीज का 5वां पद उसके 5 से गुना कर दिया और बराबर 8वें पद को 8 से गुना कर दिया, और हमें निकालना है इसका 5 प्लस 8 यानी a13, 13वां पद हमको इसको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका 13वां पद, और निश्चित रूप से इसका 13वां पद 0 होना चाहिए। तो स्टेप्स कैसे करेंगे, देखो 5 गुणा गए a5 है, यानी हम लिख देंगे 5 गुणा गए a प्लस 4d। अगर इसका प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो 5वां पद a प्लस 4d होगा। और यहां से लिखेंगे 8 गुणा गए 8वां पद होगा a प्लस 7d, ठीक। इसको खोलो 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d। 8a प्लस 56d है, इनको आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 8a में से 5a घट जाएगा तो जाएगा 3a, और 56d में से 20d घटेगा तो आपके पास बचेगा प्लस 36d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो आप लिखेंगे a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। और अगर आप 13 टर्म लिखते हैं a13 बराबर क्या होता है a प्लस 12d इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि इसका 13वां पद 0 है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सवाल ऐसे भी श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना उसी श्रेणी के 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो उस श्रेणी का 13वां पद 0 होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 7 की, और जो है ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स एक सवाल 3 नंबर में जरूर आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को आपने अप्लाई करके इस तरह के सवालों को सॉल्व करना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आप लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसेस अपनाते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जब भी आपके पास सेक, कोसेक, टेन या कॉट में कोई फंक्शन दिया होता है तो उसको साइन और कॉस में बदल दें।
तो अगर आप इसको सेक को कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/cos ए और ये 1/cos ए, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1/sec ए और प्लस sec a/sec ए, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं sec a/sec ए। ठीक है, अब आप अप्लाई करेंगे 1/sec ए की जगह होता है cos a और प्लस sec a/sec ए की जगह हो जाएगा 1। तो अब आपने इसको सॉल्व करते हुए आप लाए तो ये हो गया cos a + 1 या 1 + cos a। लेकिन हमें यहाँ राइट हैंड साइड में पहुंचना था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिक्कत हो जाती है। जबकि प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके बाद आप सोच नहीं पाते हैं कि अब 1 + cos a हमने इसको बना दिया है, तो अब आगे हम क्या करेंगे। अगर कभी ऐसी कंडीशन में सवाल आ जाता है कि अब इससे आगे आपको सोच नहीं रहा है कि हमें सॉल्व क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को भी हल करते हुए अगर यही चीज आ गई तो आप आगे लिख सकते हैं। तो देखेंगे आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, sin स्क्वायर a/1 - cos a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगाएंगे, तो पहली आइडेंटिटी क्या है, आप जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल होता है 1। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का आप अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर a की जगह लिख देंगे आप 1 - cos स्क्वायर a और अपॉन 1 - cos a। ठीक है, अब ये देखेंगे एक का वर्ग एक ही होता है, तो ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - cos a और दूसरे ब्रैकेट में 1 + cos a और डिवाइडेड बाय 1 - cos a, हर में पहले से ही है। तो आप यहां देखेंगे 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो गया, तो आपके पास राइट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा 1 + cos a। ठीक है, और अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद भी 1 + cos a आया था और राइट हैंड साइड को भी हल करने के बाद भी 1 + cos a आ गया। तो आप लिखेंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, और ये आपने कर दिया प्रूफ। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का 8वां प्रश्न है। एक्सरसाइज 8.4 में 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 10 पार्ट हैं और उन 10 पार्ट में से मैं ये ले रहा हूं 5वां पार्ट। और इससे पहले जो प्रश्न हमने किया था वो था इसी एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन का 4th पार्ट। तो 5वें पार्ट में क्या है देखेंगे स्टूडेंट्स, cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है cosec a + cot a। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये, तो आप ये जानते हैं कि अगर tan और cot में कोई फंक्शन दिया हो तो उसको आप sin cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec और cosec में दिया है तो उसको sin और cos में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर sin और cos में ही पद हैं। अब आपको आगे क्या करना है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस ट्रिक को आपको क्वेश्चन देखते ही समझना होगा कि हमें क्या करना है। हमें राइट हैंड साइड में है cosec और cot। cosec और cot कब आएगा, देखिए जब हम cos को अगर हम sin से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा cot, और जब हम 1 को sin से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा cosec। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमें sin a से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है cos a माइनस sin a + 1, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर ये है cos a + sin a - 1। क्वेश्चन देखेंगे तीनों पद एक जैसे ही है, लेकिन यहां ऊपर साइन माइनस का है और 1 प्लस का है, और डिनोमिनेटर में साइन प्लस का है और 1 माइनस का है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हम लिखते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस, इसके सारे पदों को साइंस, तो जो न्यूमरेटर के सारे पदों को साइंस डिवाइड कर लेंगे तो हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो हो गया न्यूमरेटर। और इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन
साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इनको अगर हम लिखना चाहें तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, कॉस ए अपॉन साइन ए की जगह तो हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए की जगह हो जाएगा 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए की जगह हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए की जगह फिर से कॉट ए और प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपने क्या समझना है कि जो ये हर में जो पद है ये बिल्कुल ऐसे रखना है, इसको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन जो अंश में पद है आपको लाना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए और कॉसेक ए आपके पास आ चुका है, तो जो ये 1 है इसको हमें कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के हिसाब से, या पहले हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 और डिनोमिनेटर में लिख देंगे फिर से वही कॉट ए माइनस ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के जो अंश में कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में लेना है, और जो बाकी की टर्म है इनको हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे जो ये 1 हमने यहाँ सेपरेट कर रखा है, इस 1 को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है, 3 पढ़ी हुई है हमने, और तीनों में एक आता है, देखिए जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी सॉल्यूशन क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहां पर भी 1 आ गया। और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चूंकि ये वाली टर्म हमारे कॉट और कॉसेक में आ रही है, तो यहाँ पर हम तीसरी सरसमीका का प्रयोग करेंगे, और उस सरसमीका में एक जहां पर एक है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका प्रयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। और तो यहां पर आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बिना समय गंवाए समझ जाएं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हुए एक की जगह हमने सरसमीका 3 का ये वाला रूप लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, अंश में है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 है, तो माइनस 1 की जगह लिखना है, माइनस लिख देंगे, माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में भी लिख देना है इसके डिनोमिनेटर में क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक है, अब आगे हम इसको हल करेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक पद ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक पद ले लिया, और माइनस का साइन बीच में है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और हर के पद को छेड़ना नहीं है आपको, उसको जो करते हैं उतार देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक है, अब स्टेट्स आप देखेंगे कि इस पहले पद में कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और माइनस के बाद दूसरे पद इसमें 2 पद हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो दोनों पदों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट ए, एक ब्रैकेट में जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां से पूरा का पूरा पद कॉमन आएगा, तो यहां हो जाएगा 1 और माइनस यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन आ गया, तो जो ब्रैकेट में दूसरा टर्म है उसको लिख लेंगे हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और हर में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वही चीज है जो हमें राइट हैंड साइड में लानी है, और बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए कैसे, 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और यहां बाहर माइनस है और यहां भी माइनस है तो कॉट के साथ, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉट का हो जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है, और हर में क्या है,
हर में जो पद है उसको हम पहले से एक से, तो उसको पहले से उतारते हुए आ रहे हैं, cot a माइनस cosec a और प्लस 1। अब अगर आप यहां देखेंगे तो अंश में दो गुणनखंड है, cot a प्लस cosec a, और दूसरा 1 माइनस cosec और 1 माइनस cosec a प्लस cot a, और हर में एक गुणनखंड है 1 माइनस cosec a प्लस cot a। तो अब आप देखेंगे कि इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कट जा रहा है, तो आपके पास अंश में सिर्फ बच रहा है cot a प्लस cosec a, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हुए गए और हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो ये हो गया प्रूव्ड। राइट, अब स्टूडेंट्स जल्दी से मैं एक प्रश्न और समझा देता हूं आपको। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको हमें प्रूव करना है sec a प्लस tan a के बराबर। इस सवाल को अगर आप हल करते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है कि आपको इसको रेशनलाइज करना है, यानी इसके स्क्वायर रूट को हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो इसका कंजुगेट होता है हर का, यानी जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो इसका कंजुगेट होता है 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर अंश में नहीं देखना आपने, हर में देखना है, तो इसके कंजुगेट से इसको गुणा कर देंगे अंश और हर में दोनों तरफ। और चूंकि इस पे स्क्वायर रूट पहले से लगा है तो आपको स्क्वायर रूट से भी गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अंश तथा हर में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, देखो ये तो पहले से था 1 प्लस साइन ए इसके अंश में और 1 माइनस साइन ए इसके हर में पहले से था, और इससे गुणा करना है, यानी इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो गुणा अंश में भी करना है 1 प्लस साइन ए से गुणा, और हर में भी करना है 1 प्लस साइन ए से गुणा। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो इसको गुणा ना करके हम इस पर पूर्ण वर्ग लगा देंगे, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए का पूर्ण वर्ग। और यहां देखेंगे आप एक कोष्टक में a माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो इसको लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि यहाँ अंश में देखेंगे आप, अंश में स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी, तो इसका स्क्वायर रूट बैठ जाएगा और स्क्वायर बैठ जाएगा। और हर में देखेंगे ये है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि एक 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो इस जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण से आपने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह होता है कॉस स्क्वायर ए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट, फिलहाल इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, तो इसलिए अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ देखते हैं कि अंश में स्क्वायर है, हर में भी स्क्वायर है, तो आप दोनों का स्क्वायर रूट बैठा दो और स्क्वायर बैठा दो, तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ आपके पास बच जाएगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब हम आगे देखते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यह है लेफ्ट हैंड साइड का मान, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, देखो आप इसको सेपरेट कर देंगे, 1 प्लस साइन ए अंश में है, हर में केवल कॉस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब आप देखिए 1 अपॉन कॉस ए की जगह आप लिखते हैं सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह हो जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह हो जाता है tan ए, और यही चीज हमको राइट हैंड साइड में लानी थी, तो ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये थे इस वीडियो के 9 क्वेश्चन, और जो थे बेस्ड हॉट्स पर, और इस तरह के प्रश्नों को करने से ही आप 100% नंबर श्योर कर सकते हैं। तो पढ़ते रहें इन प्रश्नों को, प्रैक्टिस करते रहें, और इन्हीं की तरह के और भी प्रश्नों को आप हल करते रहें। कोई ऐसा प्रश्न है कि जो हॉट्स है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम की डेट के पहले दिन तक आप मुझे वो क्वेश्चन भेजेंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और इस वीडियो का जो 10वां प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। देखिए 10वां प्रश्न हम इसी की तरह का लिखेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होता 1 प्लस साइन ए की जगह 1 माइनस साइन ए अंश में होता, और 1 प्लस साइन ए अगर हर में होता,
तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका राइट हैंड साइड में क्या आता है ये आपने स्वयं करना है। या इसी प्रकार से आप इसको कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे और उनके राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते रहें। तो हॉर्स पर ये था पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट लेकर के मैं जल्द ही आऊंगा, और जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के हॉर्स क्वेश्चंस को। देखते रहें, पढ़ते रहें और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करें, और लाइक करें चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स को, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।